हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी महाजनपद काल पर। और महाजनपद काल में हमने 16 जनपदों या महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक था मगध साम्राज्य। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य मगध ही था। तो उसको समृद्ध व शक्तिशाली बनाने में किन किन वंशों का योगदान रहा उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य में जो 6 वंश आए, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इनके बारे में तो आज हम पढ़ेंगे ही। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मौर्य। ठीक है, इसके अलावा शुंग वंश और आपका कण्व वंश। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मगध के अंतर्गत मध्य प्रदेश, बिहार और जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, धीरे धीरे करके मगध केवल ये छोटा सा पार्ट था, ठीक है, मगध के अंतर्गत। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए वंश आते गए, उन्होंने उसको किस तरीके से समृद्ध व शक्तिशाली बनाया और अन्य राज्यों को भी जीत कर उसे उसमें मिला लिया। ठीक है, पहला है हर्यंक वंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध एक छोटा सा राज्य था, लेकिन अपनी प्राकृतिक दशा, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक बड़े साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह। अब राजगृह को ही गिरिव्रज कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार हर्यंक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग राज्य का शासक नियुक्त कर दिया था। अब जो मत्स्य पुराण है उसमें बिंबिसार को क्षेत्रोजस और जैन साहित्य में उसको श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने अपने राजवेद यानी चिकित्सक को, जिनका नाम था जीवक, उनको अवंती नरेश, अब जो महाजनपद काल के 16 जनपद थे उनमें से था एक अवंती जनपद या अवंती राज्य, जिसके राजा चंद्रप्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल देवी कौशलराज प्रसेनजीत की बहन थी और दूसरी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलन्ना थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। तो जो अजातशत्रु है उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसके अंतर्गत वह अपने राज्य को और शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो उसने काशी और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया और लंबे संघर्ष के बाद उसने मगध साम्राज्य में काशी और वज्जी को मिला लिया। और जो भी वो युद्ध जीतने के लिए कर सकता था उसने किया। उसने इसमें रथ मूसल का प्रयोग किया और महाशिला कंटक जैसे नए हथियारों का प्रयोग किया। अब अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ और बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह या गिरिव्रज में स्तूप का निर्माण भी करवाया। इसी काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु ने शासन किया। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। ठीक है, तो अजातशत्रु
की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, इसलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या करी बिंबिसार की, और इसी तरीके से उसके पुत्र उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करी राजगद्दी के लिए। उदयन ने पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र, या पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम है वो है कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र आज का वर्तमान में जो पटना है उसी ही प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, और अजातशत्रु के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से अजातशत्रु जो है शुरू में आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था या उसको मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और जो उसका पुत्र उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इस वंश के अंतिम शासक उदयन का जो पुत्र था नागदशक, ठीक है, उसको शिशुनाग नामक अमात्य किसे बोलते हैं, मंत्री ने पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटाया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस तरीके से शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव डाली गई। अब शिशुनाग वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, शिशुनाग ने मगध साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने अवंती, जिसे वर्तमान में हम उज्जैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसी तरीके से वत्स राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ये देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो शिशुनाग ने अपने राज्य पर कठोर नियंत्रण करने के लिए उसने सोचा कि पाटलिपुत्र ही नहीं, वैशाली को मैं अपनी दूसरी राजधानी बना लेता हूँ। ठीक है, और कालाशोक या काकवर्ण जो था वो इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, और इसका जिक्र पुराण और दिव्य वदान जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है उसमें मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि राजगृह बिंबिसार ने मगध की राजधानी बिंबिसार ने बनाया। मैं इधर बी लिख देती हूँ, इससे आप समझ जाओगे। फिर जो पाटलिपुत्र है उदयन ने उसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके पश्चात जो शिशुनाग था उसने पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया, लेकिन पुनः शिशुनाग वंश के ही कालाशोक ने या काकवर्ण ने, ठीक है, किसको, पाटलिपुत्र को पुनः वैशाली मगध की राजधानी बना लिया। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ेंगे एक दो बार तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। अब जो सिंहली माँ काव्य है उसके अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया। और ये कब कराया गया, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदी। अब जो नंद वंश है पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद है। ये एक शूद्र शासक था, ठीक है, और महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे भार्गव या भगवान
परशुराम का अवतार भी कहा गया है। और शिशु नाग वंश के अंतिम शासक को हत्या करके महापद्मनंद ने नए वंश की स्थापना की थी, ठीक है, नंद वंश की। और महापद्मनंद विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने किसकी उपाधि ली? एकराट या एक छत्र की उपाधि भी धारण करी। किसने? महापद्मनंद ने। अब महापद्मानंद के जो 8 पुत्र थे उनमें से एक था धनानंद या घनानंद भी कहा जाता है इसको, जो कि सिकंदर का समकालीन माना जाता है। अब सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर मकदूनिया का राजा था। और घनानंद के समय पर ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, यानी जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर, ठीक है। और ग्रीक और यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज भी कहा है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पदच्युत कर दिया और मौर्य वंश के शासन की नींव डाली, ठीक है। तो बारी बारी से हमने तीनों वंशों के बारे में पढ़ा और अब इससे संबंधित प्रश्न हम कर लेते हैं। हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बिंबिसार। अब मगध साम्राज्य का जो सबसे शुरू में जो पहला शक्तिशाली वंश माना जाता है वो हर्यंक वंश ही माना जाता है। लेकिन इससे पूर्व भी मगध पर शासन था किसका? बृहद्रथ वंश का, ठीक है। और मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बृहद्रथ ने ही की थी और बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जिसकी युद्ध में भीम ने जिसे मार दिया था, ठीक है। किसको? जरासंध को। तो हर्यंक वंश से भी पहले अगर कोई वंश माना जाता है तो वो है बृहद्रथ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर वहाँ का शासक किसे नियुक्त किया? तो अभी हमने पढ़ा था कि उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या धनानंद? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उदयन। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या आजीवक संप्रदाय? तो उदयन था जैन धर्म का जैन धर्म का अनुयायी था। और जो उसके पिता थे अजातशत्रु वो शुरू में आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे और बाद में वे उन्होंने बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया था। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या महापद्मानंद? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अजातशत्रु। और अजातशत्रु के जो पिताजी थे बिंबिसार, अब बिंबिसार की उपाधि क्या थी? श्रोणिक, ठीक है, श्रोणिक। और उनको क्षेत्रजस भी कहा जाता है। अब किसके शासनकाल में सिकंदर ने पश्चिम और उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद या कालाशोक? तो इसका जो सही उत्तर होगा घनानंद होगा। और कब किया था? 325 ईसा पूर्व। कहीं कहीं पे आपको ये 326 ईसा पूर्व भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट माना जाएगा वो 325 ईसा पूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में पोरस और सिकंदर दोनों का युद्ध हुआ था। कालाशोक की राजधानी थी वैशाली, राजगृह, अवंती, पाटलिपुत्र। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः किसे बनाया था? पाटलिपुत्र को, क्योंकि शिशुनाग ने
उसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया था? वैशाली। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियो को नाश करने वाला कहा गया है? महापद्मानंद, सिकंदर, घनानंद या अजात शत्रु? तो महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है क्योंकि वह एक शूद्र शासक था। ठीक है। और उसने अपने जीवन में बहुत सारे क्षत्रियों को मारा था, तो इसलिए उसे सर्व छत्रांतक कहा जाता है क्योंकि वो क्षत्रियों से बहुत ईर्ष्या करता था या उनसे नफरत करता था। सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान या चीन? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में आयोजित की गई थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या कालाशोक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अजातशत्रु। और जो दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो की गई थी कालाशोक के काल में। ठीक है। और अजातशत्रु के टाइम पे कहाँ हुई थी? राजगृह में। और कालाशोक के टाइम पे हुई थी वैशाली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय या हिंदू धर्म? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? ये संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। पितृहंता किस वंश को कहा जाता है? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हर्यंक वंश। ठीक है। क्योंकि बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने राजगद्दी के लिए मारा था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र को हटाकर अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? राजगृह, वैशाली, वाराणसी या कौशल? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वैशाली। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है। और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि यही समय है मेहनत करने का। आने वाला टाइम, अब आगे आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है। अब धीरे धीरे फॉर्म फिल हो रहे हैं। जैसे कि अभी राजस्थान की भर्ती आई हुई है, रीट का नोटिफिकेशन आ चुका था पहले ही और 18 अप्रैल से फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है। ठीक है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।